बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं तनसीर ज़ैद। मैं हूं ज़ौक अहमद और मैं हूं अरूबा खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ऐलान करदा रिलीफ पैकेज की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 6 माह के लिए घी, आटा और दालों पर 30% सब्सिडी देने का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं 260 अरब के एहसास प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं। कामयाब पाकिस्तान में 1400 अरब के फंड्स रखे गए हैं। कामयाब पाकिस्तान में किसानों को 5 लाख रुपए कर्जा दिया जाएगा। शहरों में कारोबार के लिए 5 लाख रुपए कर्जा दिया जाएगा। 40 लाख खानदानों में से हर खानदान से एक फ़र्द को तकनीकी तरबियत दी जाएगी। आपको आगाह कर रहे हैं, जहां पर वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 6 माह के लिए घी, आटा और दालों पर 30% सब्सिडी देने का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि 260 अरब के एहसास प्रोग्राम भी चल रहे हैं। तो नाज़रीन, अशिया खुरोनोश के कीमतों में होशरुबा इजाफा हो चुका है। खुसूसन इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत बड़े शहरों में आवाम के लिए महंगाई नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है और कीमतों में भी बड़े पैमाने पर इजाफा हो चुका है। महंगाई की शरह, आवाम का रद्द-ए-अमल और मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं हमारे नुमाइंदगान से। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है राना तारिक, लाहौर में सादिया निसा और कराची में हमें अपडेट करेंगे शराज अहमद। सबसे पहले रुख करेंगे लाहौर का और सादिया निसा से जानेंगे। सादिया, आप बताइएगा लाहौर की मार्केट्स में कीमतों में इजाफे की शरह क्या है और महंगाई से मुतासिर आवाम का क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है? आज बिल्कुल लाहौर में तो कोई अशियाए ज़रूरिया का एक रेट मुतय्यन ही नहीं है। सरकारी रेट में तो इजाफा होता ही है बहुत ज़्यादा, लेकिन साथ ही साथ ओपन मार्केट में भी देखा जा रहा है कि दुकानदार अपना मन मर्जी का जो है मुनाफा ले रहे हैं। अब आपको बताती चलूँ कि दाल मसूर जो है 3 माह में उसकी जो कीमत में इजाफा हुआ है 135 से 205 पर आई है, लेकिन ये सरकारी रेट है। अगर आप आम दुकान से खरीदने में जाते हैं, कहीं से आपको 220 की मिलेगी, कहीं से 225 की मिलेगी और कहीं से 210 की मिलेगी। कोई बहुत कम ही दुकान ऐसी होगी जो आपको सरकारी रेट पर फरोख्त करेगी। लोगों का ये शिकवा है कि एक तरफ से तो सरकार कीमतें बढ़ा रही है, जबकि दूसरी जानिब से अगर हम चीजें खरीदने जाते हैं तो ओपन मार्केट में हम उस रेट पर खरीद ही नहीं पाते हैं। उसके बाद आपको बताती चलूं कि अगर हम दाल चना देखें जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, उसमें भी वो 125 से बढ़कर 150 तक जा पहुंची है, जबकि ओपन मार्केट में 160, 165, 170 तक उसको फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह दूध में भी इजाफा हुआ है। मजीद दालों के मुतालिक बताऊं तो दाल मूंग जो काफी सस्ती समझी जाती थी वो 120 से बढ़कर 130 रुपए पर जा पहुंची है। इसी तरह सफेद चनों की बात की जाए तो वो भी 125 से बढ़ चुके हैं। काले चने की बात की जाए उनमें भी 25 से 30 रुपए का जायद जो है इजाफा किया गया है। तो सरकारी रेट में जो इजाफा किया गया है वो भी 10 से लेकर 22% तक इजाफा किया गया है। जबकि बात की जाए ओपन मार्केट की तो वहां पर तो बेशबहा कोई पूछ कुछ ही नहीं है, कोई रोक टोक ही नहीं है। शहरियों का ये कहना था कि कुछ चीजें जैसे बेसन है वो खरीदने जाते हैं, एक दुकान पे कोई और रेट है, दूसरी दुकान पे कोई और रेट है। सरकारी दुकानों पे जाते हैं तो जो क्वालिटी है ठीक है, सरकारी निर्खनामे को उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। सादिया हमारे साथ ही आप मौजूद रहिएगा। लाहौर के बाद कराची का रुख करेंगे, वहां पर हमारे साथ मौजूद है शराज अहमद। शराज, बताइएगा अशिया खुर्दनोश की कीमतों में चंद माह के दौरान कितना फर्क पड़ा है और मार्केटों में सरकारी रेट लिस्ट पर अमल हो रहा है या कीमतों में फर्क पाया जा रहा है? जी बिल्कुल, लाहौर की तरह कराची में भी शहरी जो हैं वो महंगाई से शदीद परेशान हैं और आए रोज़ किसी न किसी चीज़ की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें करना शुरू हो जाती है और शहरियों के लिए इसका उसूल इंतहाई मुश्किल होता चला जा रहा है। पहले शहरियों के लिए गोश्त खाना या ख़रीदना कुछ आसान हुआ करता था, लेकिन अब जो है गोश्त की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और अब तो दाल रोटी का उसूल भी शहरियों के लिए मुश्किल हो चुका है, क्योंकि शहर कायद में इस वक्त चने की दाल 180 रुपये किलो हो चुकी है, जबकि माश की दाल 230 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। जबकि आटे की कीमत में गुज़िश्ता कई माह से हम देख रहे हैं कि 5 से 10 रुपए तक का जो है वो इजाफा देखा गया था और इस वक्त जो आटा है फाइन आटा मार्केट में 70 रुपए, जबकि चक्की का आटा 75 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है और इस वजह से शहरियों के लिए और ख़ास करके गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए दाल रोटी का उसूल भी इंतहाई मुश्किल होता चला जा रहा है। इसके अलावा घी, तेल, चीनी सभी की कीमतें इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं। फीसद की अगर बात की जाए तो 20% से लेकर 50% तक जो है शेख
खुरोनोश की कीमतों में सिर्फ कराची में जो है वो इजाफा देखा गया है, जिसकी वजह से शहरियों की परेशानी जो है वो मजीद बढ़ चुकी है। दूसरी जानिब प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ ना होने के बराबर हैं। 2020 से शहर कायद में नई प्राइस लिस्टें जो हैं वो जारी नहीं की जा सकी हैं, जबकि ना तो होलसेल सतह पर किसी भी किस्म का असर रसूख हमें गवर्नमेंट की तरफ से नज़र आ रहा है और ना ही कंट्रोल हमें किसी किस्म का नज़र आ रहा है। और इसी वजह से जहां शहरी परेशान हैं वहीं दुकानदार भी परेशान हैं, क्योंकि आए रोज़ नई कीमत जो है होलसेल सतह पर उसकी तयन कर दिया जाता है, लेकिन कोई जो है सुनवाई नहीं है। शहरियों की जानिब से यही दुहाइयाँ की जा रही हैं कि प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फ़ाल किया जाए, कमोडिटीज़ की प्राइस को कंट्रोल किया जाए, ताकि हकीकी मानों में उन्हें कुछ रिलीफ मिल सके। जी, शहरियों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि उन्हें रिलीफ फराहम किया जाए। कराची से शराज अहमद साथ ही रहिए, इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं। राना तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। राना तारिक, आप बताइएगा अशिया ज़रूरिया की कीमतों की क्या सूरत हाल है वफाकी दारुल हुकूमत में, और क्या होशरुबा महंगाई में यूटिलिटी स्टोर्स गरीबों के लिए रिलीफ का बायस बन रहे हैं या नहीं? जी बिल्कुल, हम इस वक्त इस्लामाबाद में यूटिलिटी स्टोर के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर जो शहरियों को अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कुछ रिलीफ जो है वो किया गया है। घी की कीमतें जो हैं वो यहाँ पर भी बढ़ाई गई हैं, लेकिन उस कदर नहीं बढ़ाई गई जो ओपन मार्केट में इस वक्त चल रही हैं। यहाँ पर घी की कीमत जो है वो 260 से लेकर 355 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है, जबकि चीनी की कीमत जो है वो 85 रुपीज़ फ़ी किलो है। और उसके अलावा आटा जो है वो 20 किलो का थैला जो है वो 950 रुपये का फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ दाल चना की कीमत जो है यूटिलिटी स्टोर पर सरकारी प्राइस जो है वो फ़ी किलो 145 रुपये है, जबकि दाल माश की कीमत जो है इस वक्त यूटिलिटी स्टोर पर जो है वो 265 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही है। इसके साथ साथ दाल मूंग की कीमत जो है वो 210 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। इसके साथ साथ हम पैरेलल देखें तो ओपन मार्केट जो आम मार्केटें हैं वहाँ पर कीमतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर कुछ कंट्रोल रेट हुकूमत की तरफ से कंट्रोल किया गया है। जो अशिया ज़रूरियाँ हैं, मखसूस चीज़ें हैं, उन पर हुकूमत की तरफ से सब्सिडी दी गई है। रात भी घी की कीमतों में इजाफा किया गया था यूटिलिटी स्टोर की इंतज़ामिया की तरफ से। ताहम वज़ीर आज़म के खिताब के बाद वो इजाफा जो है वो नोटिफिकेशन जो है यूटिलिटी स्टोर इंतज़ामिया ने विड्रा कर लिया। ताहम इसके बावजूद यूटिलिटी स्टोर पर तो कीमतें जो है वो बहुत कम है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी कम नहीं है। लेकिन ओपन मार्केट में इससे ज़्यादा कीमतें कम है, लेकिन फिर भी शहरियों को इतना रिलीफ फराहम नहीं किया गया। इस्लामाबाद से राना तारिक अपडेट कर रहे थे। इसके अलावा लाहौर से सादिया निसा और कराची से शराज अहमद हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों नुमाइंदगान का शुक्रिया। दूसरी जानिब मुल्तान के शेख कहा है कि वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज से गरीब आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। महंगाई के दौर में 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो चुका है, जबकि कराची वालों ने वज़ीर आज़म के रिलीफ पैकेज को खुशाइन करार दे दिया। कहते हैं उम्मीद है रिलीफ पैकेज महंगाई के तूफान को कम करने में मददगार साबित होगा। मजीद उन्हीं की ज़ुबानी जानिए। आप रिलीफ दें, सब्सिडी दें, बिजली में दें, चीनी में दें, आटे में दें, घी में दें, दालों में दें, जो बेसिक ज़रूरत है वो हमारी आवाम से छीन लिया गया है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, आवाम की कुव्वत खरीद ख़त्म हो चुकी है। गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी खाने पे मजबूर हो चुका है और 2 वक्त की भी नहीं हो रही पूरी। इससे बेहतर पैकेज क्या हो सकता है कि मुल्क एक इस हालात में चल रहा है, फिर भी उसने ऐलान किए गरीब बंदे को रिलीफ देने के लिए। सारा दिन में 13 घंटे 14 घंटे यहाँ पे जॉब करता हूँ और 800 रुपये तनख्वाह लेता हूँ, घर तक लेके जाता हूँ, बिजली का बिल दूँ, गैस का बिल दूँ, किराया दूँ, खाने पीने की रियायत करूँ। बच्चे भी बीमार है, दवाइयाँ भी बहुत महंगी हुई हैं, हर चीज़ की महंगाई बहुत ज़्यादा है। हर चीज़ महंगी होती जा रही है। देखो अभी जो है ना आटा महंगा है, सब कुछ महंगे है, तो इसकी वजह से इससे हम मुतमईन नहीं है। ये जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पैकेज दिए, अगर इस तरह उन्होंने जो बात की है अगर वो सच हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन इस तरह कहते हैं लेकिन होता नहीं है। आप देखें जब ये रात को ऐलान करते कि जी आज मैंने ये पैकेज दे दिया है, सुबह आपको घी, आटा, चीनी, चावल, हर एक चीज़ हर दर्जे महंगे मिलेगी। लोग सारे सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का कसूर निकाल रहे हैं, लेकिन कसूर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का नहीं होता, हर सतह पे खराबी है। अगर जो अब गवर्नमेंट तो दे देगी इन्हें 120 अरब रुपए, लेकिन जो आगे पहुंचाने वाले बंदे हैं क्या वो अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे तो ही गरीब आदमी तक पहुंचेगी। इसी हवाले से मजीद बात करें और आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म का रिलीफ पैकेज मुस्तरद कर दिया। कहते हैं IMF से सब्सिडी ख़त्म करने का वादा करने वाली हुकूमत 120 अरब पैकेज का धोखा दे रही है। कौम को ये सबक याद हो चुका है कि महंगाई बढ़ती है तो वज़ीर आज़म चोर है।
آپ صرف قرض لیں تو مہنگائی اور بے روزگاری تو بڑھے گی۔ چینی 130 روپے کلو سے تجاوز کر گئی۔ مہنگائی کے بعد خطاب نہیں، ناکامی کے اعتراف کے ساتھ استعفیٰ دینے کی ضرورت ہے۔ نواز شریف ترقی کی شرح 5.8% اور مہنگائی 3.6% پر لائے تھے۔ جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعظم کے پیکج کو مذاق قرار دے دیا۔ کہتے ہیں وزیر اعظم نے دعویٰ کیا کہ آٹا، گھی اور دالوں پر 30% رعایت سے کچھ خاندانوں کو فائدہ ہوگا۔ 3 سال میں گھی 108%، آٹا 50% اور گیس کی قیمت 300% بڑھ گئی۔ تاریخی مہنگائی اور بے روزگاری کا سامنا کرنے والی 20 کروڑ آبادی کے لیے 30% رعایت بہت کم ہے۔ اور اس کے علاوہ وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فاروق حبیب نے بلاول زرداری کے بیان پر رد عمل میں کہا کہ مسلسل 13 سال سے سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اس کے باوجود عوام کو ابھی تک صحت کارڈ نہیں دیا گیا۔ سندھ حکومت راشن سپورٹ پروگرام میں بھی اپنا حصہ نہیں ڈال رہی، جبکہ پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی حکومتیں عوام کو صحت کارڈ دے رہی ہیں اور راشن سپورٹ پروگرام میں بھی 65% حصہ ڈال رہی ہیں۔ وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فاروق حبیب نے بلاول زرداری کے بیان پر رد عمل میں کہا کہ مسلسل 13 سال سے سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اس کے باوجود عوام کو ابھی تک صحت کارڈ نہیں دیا گیا۔ جبکہ اسلام آباد کے جوڈیشل مجسٹریٹ نے نور مقدم قتل کیس کے مرکزی ملزم ظاہر جعفر کو ایک اور کیس میں جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیج دیا۔ ظاہر جعفر نے گزشتہ روز پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی کی تھی اور انسپیکٹر کی وردی پر ہاتھ ڈالا تھا۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ اسلام آباد میں عدالت نے ظاہر جعفر کو ایک اور کیس میں جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیج دیا ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ ظاہر جعفر نے گزشتہ روز پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی بھی کی تھی اور اس کے حوالے سے اس کیس کی سماعت بھی کی گئی۔ اسلام آباد میں ملزم ظاہر جعفر نے انسپیکٹر کی وردی پر بھی ہاتھ ڈالا تھا۔ اسلام آباد کے جوڈیشل مجسٹریٹ نے نور مقدم قتل کیس کے مرکزی ملزم ظاہر جعفر کو ایک اور کیس میں جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیج دیا ہے۔ ظاہر جعفر نے گزشتہ روز پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی کی تھی۔ بلیٹن میں اب بات کریں گے ڈینگی کے حوالے سے۔ ڈینگی کی وبا پنجاب حکومت کے کنٹرول سے باہر ہو گئی۔ 10 سال میں پہلی بار ڈینگی کی صورتحال خراب ترین ہو گئی۔ صوبائی دارالحکومت لاہور ڈینگی وبا سے سب سے زیادہ متاثر شہر ہے۔ پنجاب میں رواں سال اب تک ڈینگی کے 15,789 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، جبکہ 50 سے زائد ہلاکتیں بھی سامنے آئی ہیں۔ لاہور سے رپورٹ کریں گے سلیمان چوہدری۔ پنجاب میں ڈینگی مچھر سے 10 سال کے بعد حالات ابتر۔ موجودہ دور حکومت میں دوسری بار ڈینگی کی وبا پھوٹی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں پنجاب میں ڈینگی کے مزید 462 کیسز، 2 اموات رپورٹ ہوئیں۔ صرف لاہور سے ڈینگی کے 331 مریض سامنے آ گئے۔ لاہور میں برسوں بعد 10,000 سے زائد ڈینگی کیسز رپورٹ ہوئے۔ ذرائع کے مطابق 2011 میں لاہور میں ڈینگی کی وبا پھوٹنے کے بعد 250 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے، جس کے بعد سابق دور حکومت میں ڈینگی مچھر کی افزائش پر کنٹرول کرنے کے لیے جامع پروگرام تشکیل دیا گیا تھا۔ 2012 میں 255 کیسز رپورٹ ہوئے تھے اور کوئی ہلاکت نہیں ہوئی تھی۔ 2013 میں 2,634، 2014 میں 1,411، جبکہ 2015 میں 3,912 اور 2016 میں 2,590 کیسز اور 1 ہلاکت رپورٹ ہوئی۔ 2017 میں 508 کیس تھے اور 4 افراد ہلاک ہوئے۔ 2018 میں ڈینگی کے 538 کیسز سامنے آئے۔ موجودہ دور حکومت میں 2019 میں راولپنڈی میں ڈینگی کی وبا پھیلی اور 10,497 کیسز پنجاب سے رپورٹ ہوئے اور 19 افراد نے جان گنوا دی۔ 2020 میں 6 افراد ڈینگی کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ رواں سال ڈینگی نے لاہور پر دوبارہ شدید حملہ کیا اور ناقص سرویلنس کی وجہ سے 1100 سے زائد کیسز اور 25 سے زائد ہلاکتیں رپورٹ ہو چکی ہیں۔ پنجاب بھر میں 15,789 کیسز رپورٹ ہوئے اور 53 سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ اب تک رپورٹ ہوئے 74% ڈینگی کیسز کا تعلق صرف ضلع لاہور سے ہے۔ سلیمان چوہدری، 92 نیوز، لاہور۔ بات کریں گے ملتان کی تو ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں ڈینگی کے مریضوں میں اضافہ ہونے لگا۔ نشتر اسپتال ملتان میں 41، جبکہ نواب صادق اسپتال بہاولپور میں 9 مریض زیر علاج ہیں۔ ڈینگی کے بڑھتے ہوئے کیسز کے حوالے سے بات کریں گے نمائندہ 92 نیوز محمد آصف سے۔ محمد آصف بتائیے گا ملتان اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں اس وقت ڈینگی کی کیا صورتحال ہے؟
जी बिल्कुल, मुल्तान में जनूबी पंजाब में डेंगू का बुखार जो है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के निश्तर हॉस्पिटल में 9 नए मरीज़ रिपोर्ट हुए, जिसके बाद जो निश्तर अस्पताल में मजबूरी तौर पर डेंगू के बुखार में मुब्तला जो मरीज़ों की तादाद है वो 41 हो चुकी है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव मरीज़ों के हवाले से बात की जाए तो निश्तर हॉस्पिटल में इस वक्त 34 जो मरीज़ है वो डेंगू बुखार के पॉजिटिव है, जबकि बाकी मरीज़ों की रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है। दूसरी जानब अगर यहाँ पर बहावलपुर जो नवाब सादिक हॉस्पिटल है वहाँ की हवाले से बात की जाए तो वहाँ पर भी 9 मरीज़ जो है वो डेंगू बुखार में मुब्तला है, जिनकी जो तमाम के तमाम पॉजिटिव है और इस वक्त उनका इलाज जारी है। निश्तर हॉस्पिटल में 2 वार्ड में मुख्तस किए गए हैं डेंगू बुखार के लिए, जिनके लिए तमाम जो तिब्बी सहूलियात है वो फराहम की जा रही है। अगर यहाँ पर तिब्बी माहिरीन के हवाले से बात की जाए तो तिब्बी माहिरीन का कहना है कि बदलते मौसम के साथ साथ डेंगू बुखार से के जो मरीज़ निश्तर हॉस्पिटल में रिपोर्ट हो रही है उनको तमाम तिब्बी सहूलियात दी जा रही है और उनके लिए तमाम जो अद्वियात है वो बिल्कुल फ्री है। जी, मुल्तान से अपडेट करने का शुक्रिया। नाज़रीन, डेंगू वायरस मुल्क में तेजी से फैल रहा है। मच्छरों के वार से मुतासरा मरीजों से अस्पताल भर चुके हैं। डेंगू वायरस के फैलाव के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कैसर सज्जाद। जी डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि डेंगू से लोग मर रहे हैं, अस्पतालों के बेड्स भर गए हैं, इस मर्ज का इलाज मौजूद नहीं, अगर डेंगू हो जाए तो मरीज को क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि कोरोना भी है, डेंगू भी है, टाइफाइड भी है और नज़ला ज़ुकाम का बुखार भी है। तो लोगों को चाहिए कि फौरी तौर पे जो सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर देते हैं ये बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि जो वो अपनी मर्जी से दवा लेते हैं या मेडिकल स्टोर से जाके लेते हैं या किसी पड़ोस से पूछ लिया, किसी जानने वाले से किसी ने मशवरा दे दिया, तो ये चीज़ें बड़ी ख़राब होती हैं और इसका बड़ा नुकसान होता है, ख़ासकर डेंगू और ये जो वायरस जो होता है उसके हवाले से। मिसाल के तौर पे अगर किसी को डेंगू है और आप एंटीबायोटिक खा रहे हैं या एस्प्रिन के नाम से बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं मार्केट में जिसमें एस्प्रिन होता है, वो ये चीज़ें बहुत नुकसान करती हैं, आपको फ़ायदा नहीं करते। अगर डेंगू हुआ तो और नुकसान हो जाएगा। इसी तरह से आइबोब्रूफिन टैबलेट लोग बहुत खाते हैं, ये इस तरह की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अगर किसी को बुखार है तो मैं समझता हूँ कि उसको फौरी तौर पे पैरासीटामोल बहुत सारे नामों से आता है, वो इस्तेमाल करें। और अगर एक दिन के बाद दूसरे तीसरे दिन भी आपको बुखार रहता है तो क्वालिफाइड डॉक्टर से मशवरा करें, ताकि आपकी डायग्नोसिस हो सके कि आपको डेंगू का बुखार है या आपको कोरोना का बुखार है या टाइफाइड का बुखार है या राइनोफेरेंजाइटिस जो नज़ला जुकाम गले खराब होने का बुखार होता है वो भी है। सिम्टम्स सबके एक दूसरे से मिलते ज़रूर हैं, इसलिए कंफ्यूजन रहती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि डेंगू मलेरिया हमारे मुल्क से ख़त्म नहीं हुआ और ये बीमारी जो है वो प्रिवेंटेबल डिजीज में आता है, यानी कि वो बीमारी जिसको हम बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इलाज से ज़्यादा एहतियात पे जोर दिया जाए, उसकी प्रिवेंशन पे जोर दिया जाए। ये बीमारी डेंगू या चिकनगुनिया या मलेरिया ये मच्छर से होता है। बदकिस्मती ये कि हम मच्छर को 75 साल में अपने मुल्क से ख़त्म नहीं कर सके और हम सिर्फ इलाज के चक्कर में परेशान रहते हैं, अस्पताल भर रहे हैं डेंगू से। हमें बड़ा अफसोस है इस बात से। और साथ साथ लोगों को भी चाहिए कि मच्छर से बचाव के तरीके अपनाएं और मच्छर से के काटने से बचें, वरना ये बीमारी जब मच्छर एक को काटता है, इन्फेक्टेड किसी पर्सन को काटता है, तो उसके बाद वो किसी और को हेल्दी पर्सन को काटता है, तो फिर वो इस तरह से फैलता है। लोग अक्सर पूछते हैं कि जी ये डेंगू का जो मर्ज है, जो मरीज है, क्या उसके साथ बैठ के खाना खा सकते हैं या उसको भी कमरे में अलग रखना होता है? तो ऐसा कोई नहीं है। डेंगू का बुखार अगर डायग्नोसिस हो जाता है तो आप उसके साथ बैठ सकते हैं, खा सकते हैं, बातें कर सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं, गले मिल सकते हैं। डेंगू इस तरह से नहीं फैलता है। डेंगू मच्छर फैलाता है एक से दूसरे को काटने के बाद। ठीक है, यानी कि डेंगू मच्छर से फैलता है, तो मच्छर को कंट्रोल करने के लिए इक़दामात की ज़रूरत है। डॉक्टर कैसर सज्जाद हमें अपना वक्त दे रहे थे, आपका शुक्रिया। आला तालीम के फ़रोग में सरगर्म मकामी कॉलेज ने बरतानिया में अपने 5वें कैंपस का इफ्तिताह नॉटिंघम में भी कर दिया। पाकिस्तानी सकाफती रंगों से सजी तकरीब में महफिल समा का एहतमाम भी किया गया, जिससे शुरका बेहद महसूस हुए। मज़ीद तफसीलात शहजाद अरमान की इस रिपोर्ट में।
नोटिंगम में मकामी कॉलेज ने अपने 5वें कैंपस के इफ्तिताह के मौके पर मकामी पाकिस्तानी और एशियाई कम्युनिटीज के लिए खूबसूरत म्यूजिक नाइट का एहतमाम किया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी समेत दीगर कम्युनिटीज की मुख्तलिफ सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। पुरवकार तकरीब में महफिल समा का भी एहतमाम किया गया। खूबसूरत सूफियाना और आरफाना कलाम पर हाजरीन महफिल ने भरपूर दाद दी। काउंसलर यूनुस कैम्बल, काउंसलर साजिद मोहम्मद, काउंसलर सैम गार्डनर, काउंसलर एंजीला कंडोला, पुलिस इंस्पेक्टर और MBE गवर्नमेंट कोर, PTI नोटिंगम के सदर एहसान गजनी समेत मारूफ सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर शुरका का कहना था कि हसूल इल्म के लिए उम्र की कोई कैद नहीं होती। मकामी कॉलेज में 4 साल की BA ऑनर्स की डिग्री इन अफराद के लिए, खसूसन जो अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर सके, एक नादिर मौका है। The whole organisation, the music, the food, the speeches, I think it really went into the community, and the message that I got from it was work with the community, and I think that's the big thing that I intend doing as a principal, is working with the community, actively participating with them, getting widening participation access into higher education, not only for young people. There's a lot of mention about young people, but this college most probably will be for more mature people. All of them working class, all of them people that have worked their way up, and there were so many youths in the audience as well, and it's just beautiful how they have managed to inspire so many people that were sat in the audience, plus some more as well, and hopefully we can make this new college brilliant, you know, and I hope that this college does super well and exceeds all expectations as well. Yeah. आज की शाम really nice थी, सब लोग आए, almost नॉटिंघम से जितने अच्छी families थी सब आई हैं, सब ने बहुत enjoy किया और हम दिल से इनको गुड लक विश करते हैं और कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं इस नई ओपनिंग के लिए। बहुत अच्छा लगा। ऐसी महफिलें, ऐसे प्रोग्राम्स हमेशा होने चाहिए और बहुत ही अच्छा क्राउड नॉटिंघम का कि मैं आपको बता नहीं सकता, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं बयान कर सकूं। I just want to say it was a brilliant event today. The food was good, the music was good, the whole atmosphere was brilliant. Enjoyed every minute of it. हेड ऑफ नोटिंघम कैंपस मुबीन रशीद का कहना था कि नोटिंघम में रहने वाली कम्युनिटी के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है कि वो अपनी तालीम हासिल करके माशरे के मुफीद शहरी बन सकते हैं। नोटिंघम के लोगों ने हमेशा इल्म से मोहब्बत की है, अदब से मोहब्बत की है। आपको खुद लोग प्रोग्राम बड़े शौक से देखते हैं, तो एक एजुकेशन का हमने वेंचर लेके आए हैं। ऑक्सफोर्ड कॉलेज जैसा कि नाम से पता है कि ऑक्सफोर्ड बेस है, 3000 स्टूडेंट वहाँ पे हमारे पास हैं, तो अब नोटिंघम में हम इतना बड़ा सेटअप यहाँ पे लेके आ रहे हैं। इंशाल्लाह हमें बड़ी उम्मीद और ख्वाहिश है कि यहाँ के लोग हमारे साथ भरपूर ताउन करेंगे और हम उनको एजुकेट करने में हेल्प कर सकेंगे और उसके नतीजे के अंदर नोटिंघम में एक इंशाल्लाह नई तारीख रकम होगी। ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी के नौजवान बेहतर तालीम हासिल करने के इस मौके से उम्मीद है फ़ायदा उठाएंगे। ऑक्सफोर्ड बिजनेस कॉलेज के ओनर ख्वाजा सरवर का कहना था कि नोटिंघम में हम अपनी कम्युनिटी की तालीम और तरबियत के लिए बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं और ऐसे लोग जो अपनी तालीम किसी भी वजह से मुकम्मल नहीं कर सके, उनके लिए बिजनेस स्टडीज़ की ये डिग्री बहुत ही मुफीद साबित होगी। शहजाद अरमान, 92 न्यूज़, नोटिंघम। दुनिया की सबसे बड़ी वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट की 3 रोज़ा 40वीं सालाना नुमाइश लंदन के मारूफ एक्सेल अरीना में इख्तिताम पजीर हो गई। मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदों ने अपने अपने मुल्क की सकाफत पर तबादला ख्याल किया और शुरका के लिए सियाहत के हवाले से मालूमात फराहम की। मज़ीद तफसीलात वसीम काज़मी की इस रिपोर्ट में देखिए। वस्ती लंदन के एक्सेल हॉल में 3 रोज़ा वर्ल्ड ट्रेड मार्केट इख्तिताम पजीर हो गई। दुनिया भर से मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदों ने इस ट्रेड मार्केट में हिस्सा लिया और अपने ममालिक की सियाहती और सनती मालूमात से शुरका को आगाह करते हुए मुख्तलिफ सियाहती पैकेजेस भी मुतारिफ कराए। 3 रोज़ा वर्ल्ड ट्रेड मार्केट का दूसरा और वर्चुअल हिस्सा कोविड की वजह से 8 और 9 नवंबर को मुनक़िद होगा, जिसमें लोग ऑनलाइन ट्रेड मार्केट में हिस्सा ले सकेंगे। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदे इस नुमाइश में अपने अपने ममालिक की सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए स्टॉल्स लगाते हैं, तो दूसरी तरफ सैर व तफरीह के शौकीन लोग भी हज़ारों की तादाद में दुनिया की सबसे बड़ी नुमाइश में शिरकत करते और मालूमात से इस्तिफ़ादा करते नजर आते हैं। I think it's good to be here again after the pandemic. I think 2 years from the corona and COVID I can see decrease the numbers of the movement of the tourism, and we just back here to catch up with everybody. I think there is a lot of countries they are participating in this whole. That's chance also to meet to other experience what the other authorities they are faced during the pandemic, and we learn from each other. We're very excited to be here. We represent Star Tours, which is a UK-based DMC company, and we're here to meet a lot of existing suppliers and try to meet some agents. And we've just been walking around, not as great as a crowd as we expected, but it's still good to see a lot of countries here
A lot of people have travelled from what we can see from Middle East. I didn't expect to have so much people visiting. As far as I remember, it's like 2019 or maybe 2018. So I think it will be good for the rest of the show. वर्ल्ड ट्रेड मार्केट में इस बार लोगों की दिलचस्पी का मरकज सियाहती मकामात रहे, जबकि सऊदी अरब के स्टॉल पर लोगों का तांता बंधा रहा और लोगों ने सऊदी अरब को सियाहत के लिए खोलने जैसे इकदामात को सराहा। लंदन में होने वाली 3 रोज़ा सियाहती नुमाइश का इख्तिताम हो चुका है, जिसमें हज़ारों अफराद ने शिरकत की और दुनिया के तमाम ममालिक ने इसमें हिस्सा लिया। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। बरतानिया के पहले मुसलमान QC बैरिस्टर सिबगतुल्लाह कादरी मंगल की अलल सुबह लंदन के एक हस्पताल में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 85 बरस थी। वो गुज़िश्ता कई दिनों से कैंसर के इलाज के सिलसिले में होने वाली कीमोथेरेपी के लिए हस्पताल में दाखिल थे। मज़ीद तफसीलात ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन आवान की इस रिपोर्ट में। बरतानिया के पहले मुसलमान QC बैरिस्टर सिबगतुल्लाह कादरी मंगल की सुबह लंदन के एक हस्पताल में इंतकाल कर गए। 2 रोज कबल उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। मंगल की सुबह वो अपने खाले के हकीकी से जा मिले। उनके इंतकाल की खबर सुनकर ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी में गम की लहर दौड़ गई। उनके चाहने वालों की बड़ी तादाद ने उनकी अहलिया करीता और साहबजादे बैरिस्टर सदाकतुल्लाह कादरी को फोन करके उनसे ताज़ियत की। बैरिस्टर सिबगतुल्लाह कादरी ने अयूब और ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के खिलाफ बतौर स्टूडेंट और बतौर वकील जद्दोजहद की और कई मरतबा गिरफ्तार होकर जेलों में भी गए। उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उनकी साहबजादी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ भी काम किया। उन्होंने 1973 के आइन की ड्राफ्टिंग में भी अहम किरदार अदा किया। खासतौर पर आइन के अंदर इंसानी हकूक और खातिन के हकूक के शिक्कों पर काम किया। वो बरतानिया में तवील अरसे से मुकीम थे और फिनलैंड से ताल्लुक रखने वाली करीता के साथ 5 दहाइयों से ज्यादा अरसे से जिंदगी गुजार रहे थे। उन्होंने एक साहबजादे बैरिस्टर सदाकतुल्लाह कादरी और एक साहबजादी मारिया कादरी समेत अपने हजारों शागिर्दों और मदाहों को सोगवार छोड़ा है। उनके करीबी साथी इकराम खान ने बताया कि उनकी दोस्ती 6 दहाइयों पर मुहित थी और उनके कादरी खानदान के साथ घरेलू मरासिम थे। बैरिस्टर अमजद मलिक, तारिक डार, इकराम कायम खानी, जेम्स शेरा, एल्डरमैन मुश्ताक लाशारी, बैरिस्टर रशीद अहमद और दूसरे साथियों ने उनकी मौत को कम्युनिटी के लिए एक बड़ा सानहा करार दिया है। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। बर्मिंघम में कंज अल हदी इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम रूह परवर मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें बर्मिंघम भर से आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरपूर शिरकत की। मुबल्लिग़ इस्लाम अलामा अल शेख साकिब इकबाल ने आलम इस्लाम और इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ भी की। मज़ीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। तहरीक कंजुल हुदा इंटरनेशनल की जानिब से बरतानिया के शहर बर्मिंघम में गुज़श्ता शब इंटरनेशनल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों से हज़ारों की तादाद में ख़वातीन और हज़रात ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में मरकजी खताब के दौरान आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम अल्लामा शेख साकिब इकबाल ने सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में मगरबी ममालिक में बसने वाले मुसलमानों पर आयद होने वाली जिम्मेदारियों और तरबियत औलाद के तकाज़ों पर एक अमली निसाब पेश किया। उन्होंने मजीद कहा कि बिला तफरीक दीन, रंग और नस्ल के किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखने वाले लोग सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहनुमा उसूलों पर अमल करके अपनी जिंदगी को संवार सकते हैं। कॉन्फ्रेंस में तरबीती वर्कशॉप का खास एहतमाम किया गया। रूहानी तरबियत और सीरत के मौज़ूआत पर इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन और डच जुबानों में मुफ्त लिटरेचर तकसीम किया गया। बरतानिया समेत मदीना मुनव्वरा, कनाडा, फ्रांस, हॉलैंड, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड और डेनमार्क से भी लोगों ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के आखिर में आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम शेख साकिब इकबाल ने आलमी इस्लाम और इस्तेहकाम में पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ की। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। दुबई में सरमायाकारी बोर्ड के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान में सरमायाकारी से मुतल्लिक़ आगाही तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में गैर मुल्की सरमायाकारों ने भरपूर शिरकत की। शुरका ने पाकिस्तान के बड़े शहरों के होटलों में सरमायाकारी करने में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। तकरीब से खिताब करते हुए सेक्रेटरी सरमायाकारी बोर्ड फारीना मजहर का कहना था कि हम बैरून मुल्क सरमायाकारों को पाकिस्तान के हाउसिंग के शोबे में सरमायाकारी की दावत देते हैं। ये शोबा टैक्स पर मबनी बेशुमार मराद फराहम करता है। अहल डेवलपर्स और बिल्डर्स को तामीराती सामान की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स से इस्तिस्ना दिया जाएगा। इनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान में मकानात की सालाना तलब का तखमीना तकरीबन 7 लाख यूनिट्स है। मकानात की तामीर और फराहमी में मजीद सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी की जानिब से वन विंडो ऑपरेशन के जरिए मंसूबों की मंजूरियों में मराहत और सहूलियात फराहम की जाएंगी। सरमायाकारी बोर्ड सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए तैयार है।
ترکی کے شہر استنبول میں اکادمی ادبیات پاکستان اور شعبہ اردو استنبول یونیورسٹی کے اشتراک سے ایک روزہ بین الاقوامی سمپوزیم کا اہتمام کیا گیا، جس کا موضوع ترکی اور اردو میں تقابلی ترجمے کی روایت تھا، جس میں صدارتی ایوارڈ یافتہ جلال سویڈان، ذکی کارداش سمیت طلباء کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات عاطف بٹ کی اس رپورٹ میں۔ استنبول میں اکیڈمی ادبیات پاکستان اور شعبہ اردو استنبول یونیورسٹی کے اشتراک سے ایک روزہ بین الاقوامی سمپوزیم کا اہتمام کیا گیا، جس کی میزبانی پروفیسر ڈاکٹر خلیل توقار نے کی۔ اردو اور ترکی زبان میں ترجمے کی روایت کے موضوع پر بین الاقوامی سمپوزیم سے فاروق عادل کا خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پاک ترک رشتے، ترجمے اور مستقبل پروفیسر ڈاکٹر خلیل توقار کی کرشماتی شخصیت اس سمپوزیم کی رونق ہیں، جن کی شبانہ روز کوششوں سے یہ سمپوزیم انتہائی کامیاب رہا۔ ترکی کو علمی، فکری، ادبی حوالے سے پاکستان کے لوگوں تک پہنچانے میں یہ موضوع تھا، اور جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ ترکی سے جو قریب آئیں گے، اس کے قریب آنے میں اصل میں ادب کا اہم رول ہوتا ہے۔ جب ادب قریب ہوتا ہے تو تہذیب و تمدن، رہن سہن، بول چال، اٹھنا بیٹھنا سمجھ آتی ہے کہ ترک کیسے ہیں، ترکوں کی تاریخ کیا ہے، ترکوں کی فکر کیا ہے، فلسفہ کیا ہے۔ سمپوزیم میں پاکستان سے آن لائن ڈاکٹر سعادت سعید، ڈاکٹر محمد کامران، اکادمی ادبیات کے صدر نشین ڈاکٹر یوسف خشک، برطانیہ سے فہیم اختر، بھارت سے ڈاکٹر خواجہ اکرام سمیت کئی اہم ادیبوں اور دانشوروں نے شرکت کی۔ ڈاکٹر خلیل توقار کا کہنا تھا، میری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ اردو زبان کو ترکی میں مقامی سطح پر متعارف کروائیں۔ فاروق سہیل گویندی کا کہنا تھا، یہ پاکستان گورنمنٹ سمیت تمام علم رکھنے والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اردو زبان کو بہتر طریقے سے ترکی کے لوگوں کو متعارف کروائیں، جس سے دونوں ملکوں کے طلباء تک ان کی رسائی ہو۔ پاکستان ترکی کی دوستی صدیوں پرانی ہے اور ہمیں یہ ساری چیزیں نوجوان نسل کو بتانی ہیں۔